Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Number of demat accounts in India crosses 10 crore mark. Key domestic stock close almost flat. Sensex finishes near 59,200 points. Nifty settles near 17,650 level. And Brent crude price declines below $93 per barrel. भारत में डीमेट खातों की संख्या बढ़कर पहली बार 10 करोड़ से ऊपर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी बिना किसी खास उतार चढ़ाव के हुए बंद। सेंसेक्स 59,200 के पास और निफ्टी 17,650 के नजदीक आकर हुए बंद। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से नीचे आई। भारत ने देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में इस वर्ष अगस्त महीने में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की, जब डीमेट खातों की संख्या बढ़कर पहली बार 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NDSL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (CDSL) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अगस्त में 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए, जिससे पहली बार डीमेट खातों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 5 लाख से ऊपर पहुंच गई। देश में वित्तीय जागरूकता लगातार बढ़ रही है। कोविड महामारी फैलने से पहले मार्च 2020 में डीमेट खातों की संख्या केवल 4 करोड़ 9 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर 10 करोड़ से ऊपर हो गई है। देश में डीमेट खाता खोलने की प्रक्रिया में सहूलियत, दस्तूरी शुल्क में कमी, मोबाइल और डाटा की उपलब्धता बढ़ने से भी यह सफलता अर्जित हुई है। इसके साथ ही भारतीय पूंजी बाजार में देशवासियों का विश्वास बढ़ रहा है। हेलो उदयन, आप हमारे साथ हैं लाइन पर? जी, मैं हूं। हाँ उदयन, हम आपसे इन्हीं कुछ बिंदुओं पर सवाल पूछना चाहेंगे। पहला तो वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में इसे एक उल्लेखनीय सफलता माना जाए, क्योंकि जो डीमेट खाते थे उन्हें समझने वाले लोग भी कुछ वर्ष पहले तक कम हुआ करते थे। उसमें 10 करोड़ हमारी संख्या पहुंच गई। किन अर्थों में ले रहे इस संख्या को? देखिए, इंटरेस्ट तो बड़ा है और लोगों को दिलचस्पी बड़ी है। मनोज, इसमें कोई दो राय नहीं। जब कामयाबी मिलती है किसी भी क्षेत्र में, तो फॉलोअर्स जो अनुसरण करते हैं, जो उनसे आगे बढ़ के वो उस कामयाबी का वो भी कामयाब होना चाहते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो एक सक्सेस स्टोरी, मार्केट्स अच्छा मूव कर रहे थे, कामयाब लोगों को कामयाबी मिल रही थी, मार्केट्स नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। और ये प्लस, जैसे कि आपने सही बताया कि मोबाइल सर्विसेज, बैंडविड्थ की उपलब्धता, इन सब की वजह से, और इसके अलावा बाकी गाइडेंस, फिर ऑनबोर्ड करने में आसानी। पहले आपको एक डीमैट खाते को खोलने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी फॉर्म भरनी पड़ती थी। प्रक्रिया काफी जटिल थी, उसको काफी उसमें सुधार हुआ, आसान किया गया। तो ये तो हो गया पहला कदम। तो ये जैसे आपके जनधन अकाउंट्स थे एक अलग स्तर में, उस तरीके के ये एक हो गया खाता, मतलब आपने डीमैट खाता खोल लिया। पर प्रश्न ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, जब मार्केट उतना अच्छा नहीं करेंगे, या इतने बड़े तादाद में जो निवेशक हैं वो रेगुलरली यूज करते रहेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि डीमैट अकाउंट में दूसरे जो निवेश हैं वो भी इसमें जोड़े जाएं, जैसे कि गोल्ड, सोने में निवेश करते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, वो भी डीमैट से आप कर सकते हैं। इसके दूसरे एप्लीकेशन ये है कि आप यहाँ पे मान लीजिए डीमैट है,
चाहे वो कोई भी शेयर हो, गोल्ड बॉन्ड्स हो, इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। तो ये एक सिर्फ निवेश से ही जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरे फाइनेंशियल एक्टिविटीज जुड़ी है। आखिरकार सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये अब आंकड़े आ रहे हैं कि निवेश के ऊपर मार्केट जब अच्छा करते हैं तो आप ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो एनएससी का जो हाल ही में डेटा निकला उसमें ये पता चल रहा है कि रिटेल जो इन्वेस्टर है, आम निवेशक है, उनका जो एक्टिविटी है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग, मतलब वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग से भी ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे निवेशक हैं, भारी तादाद में निवेशक हैं, जो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत हाई रिस्क है। तो ये कुछ बातें उत्साहवर्धक हैं, कुछ बातें शायद चिंताजनक हैं, कुछ जगह में आपने बेस बहुत अच्छा बना लिया, फिर आप दूसरे इलाकों में जा सकते हैं। तो ये एक मिला जुला खबर मेरे हिसाब से है, और आगे चल के कुल मिला के आगे चल के हमें फायदा ही रहेगा, क्योंकि इनको बिल्कुल ही नहीं मालूम था डीमैट अकाउंट क्या होता है। उनको ये कॉन्फिडेंस मिला है ताकि वो खोल पाए। तो बाजार में जो एक डेमोक्रेटाइजेशन होती है, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों की ये कुछ अलग लोगों के लिए है, जो बहुत ही समृद्ध लोग हैं उनके लिए ये एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है। अब बहुत लोगों के पास चला गया है, तो ये एक्सक्लूसिव क्लब नहीं रहा। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जा सकता है, पर इसके कई पहलू हैं जिनके बारे में थोड़ी हल्की सी चर्चा मैंने आपसे। Well, Udayan, you've clearly indicated that it is a sign of increasing financial awareness in the country, the fact that the Demat account has now crossed the 10 crore mark for the first time in August. Now, I would like to know that does it also reflect an improved investor confidence for a common citizen in India? My corollary question is that at the end of the day, can we say that Sensex is a barometer of a country's economic progress? Oh yes, it is a barometer, but it is indicating the progress of listed companies. So Sensex would be 30, Nifty 50, then Nifty Next 50. So these are all listed companies. So listed companies are the most valuable companies. Therefore, they are of a very certain size. They have adhering to the best of practices. They've got the muscle. But Lalima, the point also is that there's about 40% of economic activity, or in terms of people, it is the non-formal sector. So while it does indicate quite a bit, we cannot say it indicates all. So that's number one. There's no doubt about the fact that when you're feeling confident about investing in stocks, primarily, let's put it primarily in stock, therefore you will open a Demat account. So people have got to know their stocks are doing well, therefore they have gone there. Why it is so, the other aspect, what is heartening is, when you're investing in stocks, of course there is high risk, and one needs to go, a new investor probably would be better off going through a mutual fund, say through index fund. But let's leave that by the side. What is happening is that participating in the growth of the country, so the best companies are growing, instead of foreign institutional players coming and making money and making hay, you have Indians who are going there and investing. So I will prefer that any day, and any Indian will prefer that any day, compared to some foreign institutional investors coming in and large domestic investors coming in, because if wealth is being created, it is a entitlement of every Indian to participate in that growth. Right. So if you're not going to invest in stocks directly or indirectly, what's going to happen is you are not getting the benefit of growth. Most Indians, Lalima, it's worthwhile pointing, 52.6%, more than 50% of financial investments in India are invested in fixed deposits. You and I, we know what is the interest rate in fixed deposits and what is the inflation rate. So therefore, data like this is obviously it's a big thumbs up. But it does come with its various aspects. And also for the fact that you mentioned in our 3 o'clock bulletin that these accounts, these Demat accounts should not be just lying latent. They must be active. There must be transaction happening, right? Yeah, absolutely. And that's why if Demat accounts are used for other purposes. So there's this whole discussion that's happening as to whether you can dematerialize your insurance policies. Like
I mentioned sovereign gold bonds. You can hold it in the physical form. You can hold it in the demat form. So more you do a demat, the more you can do other things. So instead of actually, if markets go down or you need money urgently, you need not go and liquidate, exit that investment. You can take a loan against it. Those facilities are available at the moment. When you dematerialize, then you can quickly get these loans, and you need not exit an investment, which is a problem. A lot of Indians actually exit very long-term investments, whether it's an insurance plan or equity mutual fund and things like that, even stock. So, if you can, through a demat account, you can have a little more stable financial sort of activity or financial action, then, things can become far better. You can get far better results. And this is a large number. I mean, the number that you're talking about, people having demat accounts, is not a small number. Yes. Very creditable. And it again shows what all is achievable when you have a good financial backbone, because we have mobile services, people have worked on onboarding. So what is achievable, and look at the growth, I mean, pre-pandemic and post-pandemic. So because you had the backbone, therefore you could do it. Try doing that in the physical form, and it will take you years to do that. In fact, the Sensex touched 60,000 after the pandemic. Absolutely, and that's where I would argue that because the markets are doing so well, people were motivated to go there. Not now. These are people who are obviously were not being able to spend money because they were not being able to go out. They had a lot of money, disposable money, or they had enough money to start investing there. So they could do that. Of course, this is not the whole picture, Lalima. We have to remember there are other people who were not being able to make ends meet. So when you're analyzing this, you have to be a little circumspect. Yes, there's a large number of people, they are getting access, but the great part will be when even a daily wage earner somehow manages to get advantage of it. So if there's a pension plan, the government is doing a pension plan, and it's that money is getting also invested in the stock market. In many cases, like the EPFO, a little bit is already getting invested in the stock market. That is when we are really arriving at a great place, where it will take democratization to an absolutely a different level. उदयन, यहाँ पर आपने बहुत सारी जानकारियां दी डीमेट अकाउंट से संबंधित, देश की अर्थनीति और पूंजी बाजार से संबंधित। यहाँ हम आम श्रोताओं के नजरिए से आपके माध्यम से समझना चाहेंगे और श्रोताओं को जागरूक करना चाहेंगे कि डीमेट अकाउंट खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये पहला इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल कि डीमेट अकाउंट हम कितनी संख्या में खोल सकते और ये हम कहाँ खोल सकते हैं ताकि इसका हम उपयोग कर सकें। सबसे आसान तरीका मनोज ये है कि आप किसी बैंक में जाएं और वहां पे आप जिनके साथ आप डील करते हैं उनसे पूछें। तो डीमैट मतलब डीमेटेरियलाइज, मतलब आप फिजिकल फॉर्म, मतलब कागजी शेयर तो कागजी रूप में नहीं होल्ड करेंगे, आप उसको गैर कागजी वर्चुअल फॉर्म में होल्ड करेंगे। जिस तरीके से आधार आपका ई आधार होता है, जो जरूरी नहीं है कि आप उसको फिजिकल फॉर्म में पेपर फॉर्म में आप उसको रखें, उसको नॉन पेपर फॉर्म में सिर्फ डिजिटल फॉर्म में आप रख सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले जमाने में जब फिजिकल फॉर्म में होल्ड किया जाता था मनोज, तो फेक शेयर्स का बहुत प्रॉब्लम होता था, जाली शेयर्स का एक प्रॉब्लम होता था। ये शेयर असली है कि नकली है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। विदेशी जब निवेशक आने लगे तो वो मार्केट को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में करने के लिए डीमेटेरियलाइजेशन किया गया। उसके ऊपर आपकी कानून बने सेकेंड हाफ ऑफ 90s में। तो इससे एक अपना हिस्ट्री रहा है। और बेसिकली आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक जगह में आपके शेयर होल्ड करेंगे, वो आप रियल टाइम अपने नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हुए जैसे आप बैलेंस चेक करते हैं, वैसे आप आपके शेयर से ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, और इसके साथ जुड़े हुए एडवाइजरी और दूसरे सर्विसेज आपको मिलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छा बताया कि चलते चलते ये भी बताना जरूरी है कि अगर मान लीजिए गोल्ड ETF खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदना चाहते हैं जो कि लिस्टेड होते हैं, ये म्यूचुअल फंड है,
उसके लिए भी आपको डीमैट अकाउंट होनी जरूरी है। कोई भी प्रतिभूति या सिक्योरिटी अगर वो लिस्टेड है तो वो उसमें इसके लिए उसमें उसका अगर ओन करना चाहते हैं, उसके आपका मालिकाना हक आप वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स डीमैट अकाउंट होना जरूरी। तो एक्सचेंज अगर इंडेक्स फंड ना लेकर अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड करते हैं, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ जो इक्विटीज में निवेश करते हैं, जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, उसके लिए भी आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। श्रोताओं, उम्मीद है कि डीमैट के बारे में आपको जानकारी मिली होगी और देश के लिए एक सफलता के वित्तीय समावेशन की दिशा में हम आगे तेज गति से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा विराम लेना चाहेंगे। विराम के बाद फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार जो आज बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 49 अंक यानी 0.08% घटकर 59,197 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक घटकर 17,656 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर दिखा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.47% लाभ के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। The key domestic stock indices closed almost flat. The Sensex and the Nifty both slipped even as the cues from global share markets were positive. The Sensex closed near 59,200 points, while Nifty settled near 17,650 level. The Sensex fell 49 points to close at 59,197. Nifty was also down 10 points to settle at 17,656. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed 0.47% and the small-cap index ended 0.1% up. In the Sensex pack, 10 companies posted gains while 20 logged losses. Bharti Airtel climbed 2.8%, NTPC gained 2.6%, Tata Steel surged 1.5% and Reliance added 1%. On the other hand, Bajaj Finserv tumbled 2.3%, while Kotak Bank, Nestle India and Hindustan Unilever declined 1.1% each. In sectoral indices at the BSE, 12 sectors gained, while 7 logged losses. Power sector rose the most as it added 1.9% and utilities gained 1.7%. Oil and gas surged 1.4% and energy ended 1.1% up. On the other side, Bankex fell 0.4% and FMCG sector slipped 0.5%. IT and finance, both indices declined 0.3% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,712 companies gained while 1,745 fell. Shares of 131 companies remained unchanged. Udayan, now that our report says that domestic stock indices closed almost flat, can we say that no news is good news? Yeah. It's not no news, Lalima. If you look at closely in the morning when the markets opened, they were doing pretty well. I mean, in a comparative, they were not running away, but it was looking good. And then, as has been the story for the greater part of this year, there's been choppiness within a day, within intraday, and across days. So that has been happening. So it's not bad. It's a pretty high. Index levels are at a pretty decent high. If you look at any 1 month, 3 months, 5 months, 6 months, 1 year, you will feel good about that it's still there, it's holding up nicely. But, and of course, if you look at
all the other markets around you, the kind of carnage that's happening in some of the markets, you will feel that things are holding up well. But the issue here is when you are holding up so well, then the question is how long can you hold up? And because we are not dealing with the global sort of economy, global market sentiment, so at some point you can expect a little bit of a movement on the other side. So while this is pretty good, and it's on the back of some really solid information and news that's coming in. Mm-hmm. So for instance, the kind of loans, uptick in loans, activities that are going up, look at the kind of orders which some of these capital goods guys are order books they have. They're all pretty. They're looking all pretty nice, not bad at all. And then some of the forward-looking indicators, be it PMI and others. And of course, Lalema, the other important thing is the services sector, which was like which accounts for more than 50% of our GDP. Mm-hmm. It was the hardest hit during the lockdown. Right. The fact that it has opened and people are working and they're earning, it is showing up. It's showing up everywhere. So it's showing up in for NBFCs, banks, everywhere it's showing up. So some of those solid things are there, right there happening. And of course, things are not great in some of the other markets. Europe, things are looking quite terrible as the winter approaches. They're basically entered into an energy emergency. Right. So all these things, we will not be insulated. So we'll just have to be vigilant. And once the investors who go out and invest, they shouldn't think that it's going to be like 2020 or 2021. This is a pretty different kind of world in which they'll be investing. And to add to what you're saying, that it seems all nice and stable. Often, when Diwali would approach, we would load at one point that all our Lakshmi and Ganesh idols are coming from China. Now, the good news is, to add to what you're saying, Udayan, is that India has entered the top 5 exporters of Christmas decorative items in the US. That's really something that we look forward to, and it's good news. Absolutely. उदयन, हम बाजार में आज की गतिविधि पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। ठीक है कि बाजार बिना किसी खास उतार चढ़ाव के, मुख्य रूप से सेंसेक्स और निफ्टी बिना किसी खास बढ़त या घाटे के दिख रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल धारणा है बाजार की, उसमें 12 सेक्टर लाभ में रहे हैं। यानी कुल मिला के बाजार में अभी भी भूख बची हुई है, खरीदने की इच्छा शक्ति जो है वो निवेशकों की बनी हुई है। क्या ये दर्शा रहा बाजार का मूड आज का, और ओवरऑल यदि कह लें बृहद स्तर पर हम देखें तो? बिल्कुल, मुझे तो अभी भी लग रहा है क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार है। मतलब आप देखिए ना, सबसे बड़ी चिंता क्या थी, मुद्रास्फीति की थी। वो ऐसा लग रहा है कि जो इसका पीक इन्फ्लेशन है वो पीछे रह गया है। ऐसा नहीं है कि कल को बिल्कुल ही मुद्रास्फीति बिल्कुल गिरती चली जाएगी शार्पली, पर जो चिंता का जो बहुत चिंता थी कि वो बढ़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं है। और वो जो आरबीआई के जो जोन है, जो लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच रखी है, उसके अंदर आ जाएगी। ऐसा मानना है कि अगले 5-6 महीने में अंदर आ जाएगी। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम जहां से आ सकती है वो कच्चे तेल के जो दाम है, हमारी जो एनर्जी है, क्योंकि यूरोप में ये क्राइसिस आया है और वो यूक्रेन में जो संघर्ष हो रहा है उससे जुड़ा हुआ है, तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो काफी कुछ डिपेंड कर जाता है। तो तेल के जो दाम है, एनर्जी प्राइसेस है, वही एक है बात है जो हमारे लिए अनसर्टेनिटी वाली बात है। बाकी तो हमारे जो फंडामेंटल्स है वो अपनी जगह है। आइए चलें अब खबरों को विस्तार देते हैं। नजर डालते हैं रुपए पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 1 पैसा मजबूत होकर 79 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% बढ़त के साथ 109.98 पर चल रहा था। एशियाई शेयर बाजार पर ध्यान दें तो आज मुख्य रूप से दिवाली तेज दिखी, लेकिन कारोबार सीमित दायरे में हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स
1.4% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% ही फायदे के साथ बंद हुआ। जापान का निक्की 225 बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर रहा, जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की गिरावट आई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% ऊपर चल रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.8% लाभ में था। फ्रांस के CAC 40 में 0.3% की बढ़ोतरी बनी हुई थी। और हम आगे खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगे। Global crude oil prices today fell after a two-day rally as concern returned about weaker demand and the prospect of more interest rate hikes. Brent crude was trading at $92.80 per barrel, while WTI crude prices were at $86.60 per barrel. यहाँ पर आपने तेल की चर्चा की उदयन, हम तेल पर समझना चाहेंगे। जो एक और सर्दियां आ रही हैं, आशंकाएं पहले जताई जा रही थी कि तेल के दाम कहीं ऊपर जा सकते हैं रूस और यूक्रेन के संकट को देखते हुए। जो ताजा स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें क्या आसार नजर आ रहे हैं तेल को लेकर? मनोज, काफी कुछ डिपेंड करेगा कि दिसंबर 5 को यूरोपियन यूनियन ने कुछ सैंक्शंस लगाए, कुछ रोक लगाई है रशिया के कच्चे तेल के ऊपर, वो चालू हो जाएगा। अब उस वक्त तक यूरोप अपने तेल के जो सप्लाई है उसके बारे में क्या निर्णय लेगा, और एक दबाव सा बना हुआ है कि रूसी जो तेल है उसका एक प्राइस कैप किया जाएगा। तो ये घटनाक्रम अभी चालू है, ये हमें मालूम नहीं है कहाँ लेके जाएंगे। दूसरी ओर ओपेक का कहना, जो उत्पादक है, तेल उत्पादक देश है, उनका कहना है कि अगर कीमतें घटती हैं तो वो सप्लाई काटने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये मूविंग पार्ट्स हैं, ये मिलके ये क्या पिक्चर बनाएंगे, ये काफी कुछ डिपेंड करता है। तो आगे चल के इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए तेल वहां पे वो सैंक्शन करते हैं तो फिर वो कहीं और से तेल लेंगे कहीं, और वो मतलब सप्लायर्स कम हो गए। अगर भारत उन सप्लायर से ले रहा है तो उसके ऊपर एक प्रतिस्पर्धा होगी जो भारत को नहीं चाहिए, ऑल्दो भारत रूस से तेल लेता चला आ रहा है। तो ये काफी कुछ मूविंग पार्ट्स हैं और ये घटनाक्रम अभी चालू है, तो इसके ऊपर लोगों की नजर है और इसका असर बाजार, हमारी इकोनॉमी, सब जगह पड़ेगा। Well, we'll have the 7th Eastern Economic Forum on Monday in Russia, and let's see what happens then. आइए अब चलें सर्राफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य अक्टूबर में आपूर्ति किया जाने वाला 120 रुपए की तेजी में था और 50,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 845 रुपए मजबूत होकर 54,235 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना थोड़ा सा मजबूत होकर $1,723.50 प्रति औंस पर था, जबकि चांदी भी मजबूती के साथ $18.40 प्रति औंस के स्तर पर बनी हुई थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And now before we end, here's a reminder of the headlines, friends. Number of demat accounts in India crosses 10 crore mark. Key domestic stocks close almost flat. Sensex finishes near 59,200 points. Nifty settles near 17,650 level. And Brent crude price declines below $93 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, signing off. See you sometime later. Till then, namaskar.